गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, हमने लाइट में दो चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं। प्रकाश का परावर्तन मैंने आपको पढ़ाया, फिर मैंने आपको प्रकाश का अपवर्तन पढ़ाया। जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। सबसे पहले मैं आपको जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है उसके एग्जाम्पल लिखा देता हूँ। इसके बाद समझाऊंगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता कैसे है, क्या है ये चीज़। तो पहले आप नोट डाउन करेंगे। देखिए, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन आएगा, हीरो का चमकना। हीरो का चमकना किसका उदाहरण है? ऑप्शन आपको दे देगा परावर्तन, अपवर्तन या प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आपको आंसर टिक लगाना है सर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आप लिखिएगा पहले पॉइंट में हीरो का चमकना, शाइनिंग ऑफ डायमंड्स। दूसरा एग्जाम्पल आप लिखिएगा फॉर्मेशन ऑफ मिराज, मतलब मृग मरीचिका का बनना। तीसरा आप लिखिएगा ऑप्टिकल फाइबर, हिंदी में आप लिखेंगे प्रकाशिक तंतु। हाँ, ऑप्टिकल फाइबर से एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि ऑप्टिकल फाइबर के जनक कौन है। तो आप लिख लीजिएगा ऑप्टिकल फाइबर के फादर है नरेंद्र कपानी। ठीक है ना, तो लिख लीजिएगा प्रकाशिक तंतु के जनक कौन है? नरेंद्र कपानी है। और एक लास्ट एग्जांपल लिख लीजिएगा एंडोस्कोपी। क्या लिखना है? एंडोस्कोपी। अब देखिएगा, कभी कभी एग्जाम आपको घुमाने के लिए कैसे सवाल कर देगा कि दे देगा हीरो का चमकना और आपसे पूछ लेगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन प्लस अपवर्तन। तो देखिए, दोनों सही है, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ना दे और आपको सिर्फ ऑप्शन में इतना दे दे कि क्या कहते हैं परावर्तन और अपवर्तन, तो अगर ऑप्शन में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं मिल रहा है तो फिर आपको आंसर क्या टिक करना है? रिफ्रैक्शन ही टिक लगाना है। इस बात को बड़े ध्यान से लिखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं लिखा मिलता है और ये एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आप आंख बंद करके क्या लगाओगे? रिफ्रैक्शन टिक लगाइएगा, अपवर्तन टिक लगाइएगा, क्योंकि एग्जाम में अब घुमाने लगा है। अब कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा हीरो का चमकना उदाहरण है और ऑप्शन में आपको दे देगा प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है ना, दो में ही आप बताइए, और इसने आपको ऑप्शन में लिखा ही नहीं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तब आप ऑप्शन क्या टिक करोगे? अपवर्तन। इस बात को बिल्कुल नोट करके लिखिएगा। अब समझते हैं। देखिए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में अब देखते हैं, इस बात को समझते हैं कि होता क्या है। तो देखिएगा, इसके नाम पे ही सारी चीज़ें छिपी हैं। यहाँ लिखा है परावर्तन, यहाँ लिखा है रिफ्लेक्शन। मैं आपसे पूछूं रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, तो आपने अभी सीखा है इसके पहले वाली पार्ट में कि रिफ्लेक्शन में सर क्या होता है कि लाइट जिस माध्यम से आए उसी माध्यम से टकरा के उसी माध्यम में टकरा कर वापस आ जाना चाहिए, तभी तो परावर्तन होता है। तो अब देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी इसी में भेज है, समझिएगा। तो आपने अपवर्तन में दो चीज़ें पढ़ी हैं। अपवर्तन में आपने दो चीज़ें पढ़ी हैं। देखिए क्या पढ़ा है, तो आपने पढ़ा है एक विरल से सघन माध्यम, रेयर टू डेंसर। विरल से सघन माध्यम, इसमें क्या कहानी हो रही थी कि ये आपकी इंसिडेंट रे थी, आपकी ये इंसिडेंट रे है, ये आपकी इंसिडेंट रे थी यहाँ से, और ये ऐसे अविलंब की ओर झुक जाती है। कब? जब रेयर से ये डेंसर माध्यम में जाती है। और दूसरी कंडीशन आपने अपवर्तन में क्या पढ़ी कि सर डेंसर टू रेयर, डेंसर टू रेयर आपने पढ़ा। तो इसमें क्या सीखा आपने कि जब ये आपतित किरण है अपना माध्यम जब सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर भागती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो देखिएगा, रिफ्लेक्शन कराने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? अगर मैं आपसे पूछूं कि परावर्तन कराने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप कहोगे सर परावर्तन कराने के लिए लाइट जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में वापस जाना चाहिए, तभी परावर्तन की घटना संभव है। तो देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझिएगा आप। तो क्या देखिए, ये जो विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश आ रहा है, ये क्या कभी भी अपने माध्यम में लौट पाएगा? तो आप कहोगे सर नहीं लौट पाएगा, क्योंकि ये अभिलंब की ओर झुक रहा है। मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए प्रकाश का विरल माध्यम से सघन माध्यम में नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ तो गलत हो गई। अब इस बात को समझते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए आप लिख लीजिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना जरूरी है। देखिए कैसे, ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है। तो प्रकाश जब यहाँ से आएगा तो जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जाता है तो अभिलंब से क्या हो रहा है, देखिए दूर हट रहा है।
तो आप लिखिएगा यहाँ से कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए प्रकाश का सघन से विरल माध्यम की ओर जाना जरूरी है। ठीक है ना, मतलब सिंपल सा आपको क्या नियम रखना है कि अगर पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी तो प्रकाश सघन से विरल माध्यम की ओर जाएगा। देखिएगा, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने से पहले कुछ और चीज़ों को समझते हैं। आप जानते हैं कि ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, और ये कौन सा है आपका अपवर्तन कोण है। तो देखिएगा, आप जानते हैं जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो क्या होता है, जो ये अपवर्तन कोण का मान होता है, ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होता है, इस एंगल आई से बड़ा होता है। तो देखिएगा, ये आई की वैल्यू आप जितना बढ़ाओगे, ये आई की वैल्यू आप मतलब ये आपतन कोण का मान आप जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या बढ़ेगा, ये आपका अपवर्तन कोण भी बढ़ता चला जाएगा। और जैसे ही ये अपवर्तन कोण का मान, जैसे इस बात को समझिएगा, जैसे ही ये अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, जैसे ही इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे ही इस अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रही हो, ये आई की वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रही हो, इसी आई को कहते हैं यहाँ पे क्रिटिकल एंगल। फिर से मेरी बात को बड़े ध्यान से समझिएगा, इस आई का मान बढ़ाने से ही आपका ये आर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल बढ़ेगा, और जैसे ही इस आर का मान 90 डिग्री होगा तो यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ भी आई हो, यहाँ पे आई की वैल्यू कुछ भी आई हो, तो इसी आपतन कोण है ये आपका, तो इसी आपतन कोण का नाम क्या हो जाता है, क्रिटिकल एंगल, या हिंदी में आप कहोगे क्रांतिक कोण। तो इस बात को बड़े ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा कि इस अपवर्तन कोण का मान जब भी 90 डिग्री हो जाएगा तभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रांतिक कोण कहलाएगा, तभी यहाँ पे क्या कहलाएगा। देखिएगा, तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, क्रांतिक कोण के बारे में बताया, और क्रांतिक कोण में मैंने क्या बताया आपको, देखिए इस एंगल आई मतलब आपतन कोण का मान बढ़ाने से रिफ्रैक्टेड कोण का मान क्या होता है, बढ़ता है, अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ेगा। और जब आप एंगल आई की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो अपवर्तन कोण का मान एक समय ऐसा आएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब कैसा हो जाएगा अपवर्तन कोण का मान, ये है, तो यहाँ पे ये आपकी रेखा, ये अपवर्तन कोण आपका ऐसा जाने लगेगा, सिंपल सा, ये यहाँ से ऐसे लाइट बेंड होते होते ऐसे निकल जाएगी। तो इसका मान जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पे जो भी अपवर्तन कोण का मान है, यहाँ पे जो भी अपवर्तन का कोण का मान है, उसी को आप क्या कहोगे, क्रिटिकल एंगल कहोगे, क्रिटिकल एंगल कहोगे। ठीक है ना, उसी को क्या कहोगे आप, क्रिटिकल एंगल कहोगे। ठीक है, या हिंदी में कहोगे आप क्रांतिक कोण। लेकिन अभी भी आपकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना नहीं हुई है, तो अब एक पॉइंट आप नोट करके लिखोगे कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब होती है। तो आप लिखिएगा, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। इंग्लिश में लिख लीजिएगा, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन TIR अकवर। अब समझिएगा एक बार, मैं जो आपको समझा रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, जब आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाए, देखिएगा अपन क्या कह रहे थे, क्रांतिक कोण कब होता है, जब यहाँ पे ये रिफ्रैक्टेड एंगल कितने का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए, तब मतलब अपनी ये जो रिफ्रैक्टेड रे ऐसे जा रही होगी। तो मैंने कहा यहाँ पे आपने क्या बना के रखा है, एक क्रिटिकल एंगल बना के रखा है। इसी आपतन कोण को ही आप क्रिटिकल एंगल कह रहे थे। जब R बराबर 90 डिग्री होता है तो आपतन कोण का जो भी मान हो उसी को अपन कहने लगते हैं क्रांतिक कोण। लेकिन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कब संभव है, जो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल है, देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पे, जो क्रिटिकल एंगल है उससे जब बड़ा मान हो जाएगा किसका, आपतन कोण का। क्योंकि जब आपतन कोण का आप मान यहाँ पे बढ़ाओगे तो ये जो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल है ये 90 डिग्री से बड़ा होना चालू होगा, और जैसे ये 90 डिग्री से बड़ा होगा, मैंने कहा मान लीजिए ये 110 डिग्री हो गया, 110 डिग्री हो गया, तो ये रेखा जो ऐसे बेंड जा रही थी ये क्या हो जाएगी, ऐसे जाने लगेगी। तो देखिएगा अब वही घटना हो गई ना कि प्रकाश जिस माध्यम से आ रहा है उसी माध्यम में चला गया, हो गया परावर्तन की घटना। इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए दो नियम है। पहला नियम क्या है, प्रकाश का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, और दूसरा नियम क्या है
कि जो आपतन कोण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। यही दो नियम है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन कराने के लिए।